लोग अभी टॉप 100 MCQs आज से शुरू कर रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के, और कल से फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर रहें, रिवाइज करते रहें। ठीक है, और जैसे जैसे रिवाइज करते जाओगे तो एमसीक्यूज भी सॉल्व करना इजी हो जाएगा, क्योंकि जो हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं उसी में से ही हमारे एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, चलो रिजल्ट के दूसरे दिन में पार्टी लेने भी आ जाऊंगी। पार्टी के लिए तो मैं आ सकती हूँ, हर दिन आ सकती हूँ, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, चलिए। तो वेलकम एवरीवन, मैं हूँ स्वाति सेजवानी। स्वागत करती हूँ आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि हमारी टॉप 20 सीरीज खत्म हो चुकी है, तो टॉप 20 सीरीज खत्म होने के बाद आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टॉप 100 MCQ, जिसका पार्ट 1 आज हम करने वाले हैं। डेली हर एक पार्ट में हम जो है 20 MCQs करेंगे। ठीक है, टॉप 50 इसके बाद होगा। अभी तो टॉप 20 किया, इतना थ्योरेटिकल पढ़ा है, उसी में से टॉप 50 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसीलिए पहले हम लोग MCQs कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन भी बहुत होते हैं। हाँ, अभी तोड़ के देती हूँ गार्डन से पैसे। तो रेडी एवरीवन? चलो सब लोग कमेंट बॉक्स में एक बार हार्ट बना देंगे, थम्स अप बना देंगे, देन वी विल स्टार्ट। 20 MCQs होंगे। आई होप सारे स्टूडेंट्स के 20 MCQ सही जाएंगे। यस, सब लोग रेडी हैं? तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। The minimum qualification for registration as a registered pharmacist is। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये तो सबको पता होगा। डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, मिनिमम पूछा है, मिनिमम। ठीक है, यस, बिल्कुल। कम से कम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसे हम डी फार्म कहते हैं, डी फार्मा कहते हैं, जो आप सब लोग कर रहे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा ऑप्शन सच है? HIV is a viral infection. AIDS is the advanced stage of HIV. AIDS is incurable. All of the above. बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सच है? बताइए। Which option is correct? यस, अब आप बताइए, HIV जो है वायरल इन्फेक्शन होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि HIV का फुल फॉर्म ही होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, है ना। और सेकेंड पॉइंट भी क्या लिखा है? एड्स इट्स द एडवांस स्टेज ऑफ HIV। बिल्कुल सही है। अगर आपको शुरुआती में HIV हुआ और अगर आपने इसको क्योर नहीं करा, तो इसका एडवांस स्टेज बढ़ के आपको एड्स हो जाता है। थर्ड जो लिखा है, एड्स जो है इनक्योरेबल होता है। एड्स का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है क्या? अभी तक तो नहीं है। आप इसको मेडिसिन से मैनेज कर सकते हो, लेकिन ये इनक्योरेबल होता है। प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट अभी तक क्योर वाला नहीं है। तो जब ऊपर के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, पूछा गया है ना विच इज ट्रू।
तो इन चारों में से यानी कि जो ऊपर तीन है, तीनों के तीनों ट्रू है, इसलिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेस ओबेसिटी? ओबेसिटी किस कारण से होती है? जेनेटिक्स के कारण, पुअर ईटिंग हैबिट्स के कारण, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के कारण, या ऑल ऑफ द अबव? ओबेसिटी अगर आपको पता हो, चर्बी कहा जाता है जिसको, फैट का डिपोजिशन हो जाता है बॉडी में, उसको ओबेसिटी कहा जाता है। तो जेनेटिक्स के कारण भी होती है कई बार, देखा है ना, पापा मम्मी मोटे तो बच्चा भी मोटा। वैसे मैं तो नहीं हूं ऐसी, पर जेनेटिक्स के कारण भी होता है। पुअर ईटिंग हैबिट्स के कारण भी होता है, अगर आप जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हो, अनहेल्दी फूड बहुत ज्यादा खाते हो, तो भी आप ओबेसिटी होती है। और अगर खाते ही जाते हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हो, ठीक है, तो ये तीनों रीजन है ओबेसिटी के। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसमें से एक भी रीजन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझ में जरा सी भी चर्बी नहीं है ना, मुझ में सिर्फ हड्डियां हैं। ऐसे मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ भी खाए पिए कभी मोटे नहीं हो सकते, है ना। चलो आ जाते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Here is your next question. Question number 4. Keep in a refrigerator. It is a instruction, precaution, indication, none of the above. क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया होगा आधे लोगों को, तो मैं क्वेश्चन समझा दूं। कहीं कहीं आपने ऐसा लिखा पढ़ा होगा, कीप इन रेफ्रिजरेटर, इन चीजों को फ्रिज में रखें, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश दिए जाते हैं, प्रिकॉशन यानी कि चेतावनी दी जाती है, या फिर आपको जो है पहले से ही बताया जाता है, इंडिकेशन या फिर आपको कुछ दर्शाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। हाँ बिल्कुल, डेट शीट चेंज हो गई है, लेकिन उसमें अभी भी कुछ मिस्टेक्स हैं, वो अभी एक बार फिर से चेंज होगी और टाइम टेबल अपडेट होगा, डोंट वरी। ठीक है, तो कीप इन रेफ्रिजरेटर ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन होता है जो आपको कई सारी मेडिसिन पे, कई सारे प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ मिलेगा, जो कि बाहर खुले में रखने से खराब हो जाते हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, एसओपी स्टैंड्स फॉर। इसमें तो तुम लोगों को ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं होगी, तुम लोगों को सबको आता ही होगा इसका फुल फॉर्म, आई होप। ऑप्शन ए है सिमिलर ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ऑप्शन सी है स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशन प्रोसेस, या फिर सिमिलर ऑपरेशन प्रोसेस। क्वेश्चन 5 का सही आंसर कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा सही आंसर। यस, एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो कि एक तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, लाइंस होती है, प्रोसेस होता है कि किसी भी चीज को अगर हम एब्सेंट हैं तो अदर पर्सन आके कैसे यूज कर सकता है, ताकि जो भी प्रोडक्ट बने, जो भी प्रोसेस हो, उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहे, सेम ही चीज बार बार रिपीट हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इन वेद एनालिसिस मेथड ई स्टैंड्स फॉर डैश आइटम्स। हमने इन्वेंटरी स्टॉक पढ़ा था, इन्वेंटरी स्टॉक में हमने वेद एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। तो वेद एनालिसिस में मैंने आपको वी का भी फुल फॉर्म बताया था, ई स्टैंड्स फॉर, डी स्टैंड्स फॉर बताया था। तो ये जो ई है ये क्या है, एसेंशियल, इकोनॉमिक, इफेक्टिव, या फिर इवोल्यूशनरी? बताइए। यस, ई स्टैंड्स फॉर एसेंशियल। तो वी से क्या होता था, वी वाला भी बता दो, डी वाला भी बता दो। वी वाला बताइए और डी वाला भी बताइए,
बताओ। V stands for vital, very nice. और D stands for, और D stands for, वेरी गुड, डिजायरेबल। तो हमने जब इन्वेंटरी स्टॉक के बारे में पढ़ा था तो वेट एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। तो वेट एनालिसिस का मतलब होता है वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। तो यहाँ से जो है एसेंशियल यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आरोग्य सेतु ऐप। सबने सुना है आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, है ना? तो आरोग्य सेतु ऐप इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फाइट अगेंस्ट। कौन सी ऐसी बीमारी आई जिसमें सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप की लॉन्चिंग करी? टीबी, कोविड-19, पोलियो या फिर लेप्रोसी? सबको पता होगा, ये तो कॉमन है। जब बहुत ज्यादा ये ऐप आई थी, इसके बारे में बहुत ज्यादा प्रचार हुआ था, बहुत ज्यादा लोगों ने इसको यूज किया था। बिल्कुल, कोविड-19 जब कोरोना आया था, कोरोना वायरस डिसीज 2019, तब आरोग्य सेतु ऐप आई थी हमारी इंडिया गवर्नमेंट द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पिटी कैश बुक is a book of account which records dash amount. पिटी कैश बुक एक ऐसी बुक होती है अकाउंट्स की जो कि कैसा अमाउंट रिकॉर्ड करती है? मेजर, भारी अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखती है, माइनर, छोटे छोटे हिसाब, सिलेक्टिवली इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसका रिकॉर्ड रखती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पिटी कैश बुक होता क्या है। मैंने आपको बताया था पिटी कैश बुक एक छोटी सी डायरी की तरह कैश बुक होता है जो आमतौर पर आपको हर दुकान वाले के पास मिलेगा, जिसमें जीएसटी नंबर वगैरह नहीं होता है, जिसमें छोटे मोटे खर्चे, छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे हिसाब लिखे जाते हैं। तो मेजर तो हो ही नहीं सकता, और इम्पोर्टेंट चीजें तो हम ऐसे में लिख ही नहीं सकते जिसमें हम आलतू फालतू के खर्चे और छोटी मोटी चीजें लिख रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि माइनर रिकॉर्ड्स जो हैं पैसों के, जो डेली के खर्चे होते हैं, जैसे स्टेशनरी का सामान हो गया, है ना, खाने पीने का सामान हो गया, छोटा मोटा जो भी खर्चा हो गया, वो हम पेटी कैश बुक में रखते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यस, स्मॉल एक्सपेंसेस। बिल्कुल, ये है 9th क्वेश्चन। द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड सब्सक्रिप्शन, अभी पढ़ा है 3 बजे। The part of prescription called subscription contains direction to the, प्रिस्क्रिप्शन का एक पार्ट होता है सब्सक्रिप्शन। इसमें जो डायरेक्शंस लिखे होते हैं वो किसके लिए होते हैं? फिजिशियन के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, या फिर किसी के लिए भी नहीं? बड़ी लाइन खींच गई, या फिर किसी के लिए भी नहीं? बताइए। यस, सब्सक्रिप्शन जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके प्रिस्क्रिप्शन का, मैंने पढ़ाते समय भी बताया था, उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं फार्मासिस्ट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर हमारा एमसीक्यू, द प्रिपरेशन ऑफ एसओपीज इन फार्मेसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। फार्मेसी में जो एसओपी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होती है? स्टाफ नर्स की, फार्मासिस्ट की, फिजिशियन की, या फिर किसी की भी नहीं? कोई भी बना सकता है, बताइए। फार्मेसी में जो एसओपी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ कोर्स फार्मासिस्ट की होती है। 10 एमसीक्यूज हो गए हैं। आई होप सबके 10 के 10 अभी तक सही गए होंगे, क्योंकि ये सब कुछ जितने भी एमसीक्यूज हैं हम टॉप 20 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। कितने कितने सही गए किसके? कोई ऐसा है क्या जिसके 7-8 से भी कम सही गए हों? लगभग 10 जो हैं आई होप सबके सही गए होंगे। 8, 9, 7, 5, जिनके 5, 4, 3 ऐसे आ रहे हैं उनको थोड़ा और प्रिपरेशन करने की जरूरत है ना, थोड़ा रिवाइज करते जाओ सिलेबस जैसे जैसे टाइम मिले।
बता रही हूँ तुम लोगों को लॉ एंड एथिक्स इतना टफ लग रहा है ना, तुम लोगों का एग्जाम वो इतना अच्छा जाएगा क्योंकि तुम लोग उसको इतनी बार पढ़ चुके हो और एग्जाम दे के आओगे, तुम लोग खुद बोलोगे कि मैम हमारा एग्जाम इतना अच्छा गया, हमें उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए लॉ एंड एथिक्स को टफ ना समझ के उसके साथ साथ कम्युनिटी फार्मेसी पे भी ध्यान दो, ठीक है। चलो आ जाते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, द प्राइमरी रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का प्राइमरी रोल क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड काउंसलिंग पेशेंट्स, कंडक्टिंग सर्जरीज या फिर लेबोरेटरी टेस्टिंग। बताइए कम्युनिटी फार्मासिस्ट का प्राइमरी रोल क्या होता है? सबसे अहम भूमिका, ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करना तो हम फार्मासिस्ट का रोल ही नहीं है, ठीक है। सर्जरी करना भी नहीं है, लेबोरेटरी टेस्टिंग भी नहीं है, लेकिन मेडिसिन की डिस्पेंसिंग करना और पेशेंट्स की काउंसलिंग करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। ओटीसी ड्रग्स आर। ओटीसी ड्रग्स क्या होती हैं? सोल्ड ओनली विथ प्रिस्क्रिप्शन, सोल्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बैंड ड्रग्स, हॉस्पिटल यूज ड्रग्स। ओटीसी ड्रग्स यानी कि क्या होता है ओटीसी? ओटीसी का फुल फॉर्म बताइए। ओटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ओटीसी? तभी तो बता पाओगे कि ओटीसी ड्रग्स क्या होती हैं। जब हमें ओटीसी पता होगा कि ओटीसी क्या होता है। यस, ओटीसी आर ओवर द काउंटर ड्रग्स। और ओवर द काउंटर ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम सेल कर सकते हैं। आंसर करेक्ट है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पेशेंट काउंसलिंग मेनली एम्स टू। पेशेंट काउंसलिंग मेनली इसका एम क्या होता है? इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, इंक्रीज ड्रग सेल्स, रिड्यूस फार्मासिस्ट वर्कलोड या फिर प्रमोट ब्रांड्स। पेशेंट की काउंसलिंग का क्या रोल रहता है? यस, ब्रांड को प्रमोट करना तो काउंसलिंग में कहीं से कहीं तक नहीं आता। हम फार्मासिस्ट का वर्कलोड कम हो जाए हमारा, ऐसा भी नहीं होता। हमारे ड्रग की सेल्स बढ़ जाए, ये भी इसका मेन एम नहीं होता। लेकिन पेशेंट कंप्लायंस यानी कि पेशेंट की समझ में ज्यादा से ज्यादा चीजें आए, पेशेंट काउंसलिंग का मेन एम यही होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक इंक्लूड्स। कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक में आती है? एबीसी एनालिसिस, डीएनए एनालिसिस, ब्लड ग्रुपिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी। बताओ कौन सी ऐसी टेक्निक है जो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक में आता है? बिल्कुल सही आंसर है एबीसी एनालिसिस। इसके साथ साथ हमने वेद एनालिसिस भी पढ़ा था तो वो भी इसमें आता है, लेकिन डीएनए एनालिसिस इसमें नहीं आता, ब्लड ग्रुप इसमें नहीं आता, स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फुल फॉर्म ऑफ फीफो इन फार्मेसी मैनेजमेंट। फार्मेसी मैनेजमेंट में फुल फॉर्म बताइए फीफो का। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फास्ट इन फास्ट आउट, फर्स्ट इन फाइनल आउट, फाइनल इन फर्स्ट आउट। बताओ। यस, फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि इसका मतलब है जो ड्रग, जो दवाई सबसे पहले आई है उसी को ही सबसे पहले बेचना है। ऐसा नहीं कि नया स्टॉक आया तो पुराना बेचना बंद कर दिया तो पुराना स्टॉक एक्सपायर हो जाएगा, है ना।
जो पुराना स्टॉक आता है वो सबसे पहले उसको फर्स्ट इन, मतलब वो पहले आया तो उसको पहले आउट करना होता है, उसको पहले खत्म करना होता है। ऐसे नहीं हमने उसका नया स्टॉक लेके रखा है तो पुराना पड़ा पड़ा वहीं सड़ रहा है और नया वाला हमने बेच डाला तो इससे वो एक्सपायर हो जाएगा। तो फार्मेसी मैनेजमेंट जो जिस प्रिंसिपल पे चलता है वो फीफो पे ही चलता है, जिसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहा जाता है। तब पढ़े हुए आ रहे हैं तो तुमने पढ़ा है इसलिए तुमको इजी लग रहे हैं। तुम नहीं पढ़ोगे तो यही चीज अभी तुमको टफ लगने लगेगी, तब बोलोगे कि मैम आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। बताओ, अब तुम लोगों से बन रहा है तो भी प्रॉब्लम, नहीं बनता है तो भी प्रॉब्लम। पढ़ रहे हो भैया इतने दिनों से तभी तो बन रहा है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इसके बाद होंगे जब टॉप 100 कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। मुझे पता है फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड सब पूछेंगे, एक के बाद एक चीजें करेंगे ना। एक चीज तो खत्म होने दो, अभी आज ही तो टॉप 20 खत्म हुआ है कल, अभी आप टॉप 100 आज शुरू किया है तो उसके बाद होगा फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड। चलो 16th क्वेश्चन, द प्रिस्क्रिप्शन पार्ट containing directions to the pharmacist is, प्रिस्क्रिप्शन का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शंस यानी कि फार्मासिस्ट के लिए निर्देश लिखे रहते हैं? सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन या फिर सिग्ना, जिसको सिग्नेचुरा कहा जाता है। बताइए। ये आज नहीं पढ़ाती अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन तो अभी ये नहीं बता पाते कौन सा पार्ट क्या कहता है। पढ़े हो इसलिए बन रहा है ना। राइट आंसर है सब्सक्रिप्शन। बिल्कुल, सब्सक्रिप्शन मतलब डायरेक्शन टू दी फार्मासिस्ट। सुपरस्क्रिप्शन में आता है आपका साइन आरएक्स, इंस्क्रिप्शन में आता है आपका ड्रग इंफॉर्मेशन, है ना। यही आज नहीं पढ़े होते तो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स के नाम भी आधे याद होते, आधे याद ही नहीं होते। चलो आगे बढ़ते हैं, 17th पे आ जाते हैं। एडीआर स्टैंड्स फॉर, एडीआर स्टैंड्स फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडिशनल ड्रग रिकॉर्ड, एडवांस्ड ड्रग रूल या फिर नन। एडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए। एडीआर स्टैंड फॉर, यस, एडीआर होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, द पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग ड्रग्स इज, कौन सा ऐसा पर्सन है जो लीगली ड्रग्स की डिस्पेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डॉक्टर, क्या डॉक्टर दवाई बेच सकता है? नर्स, क्या नर्स दवाई बेच सकती है? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट या फिर पेशेंट? लीगली, है ना, लीगल तरीके से पूछा गया है यहाँ पे। तो डॉक्टर को काम तो नहीं है दवाई डिस्पेंसिंग करना। आज क्लास में किसी ने मुझसे पूछा था शायद कि मैम डॉक्टर दवाई बेच सकते हैं क्या, तो वही वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे आ गया। नर्स भी नहीं दे सकती, पेशेंट खुद को तो दवाई दे ही नहीं सकता। तो राइट आंसर है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो हम जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जिसका मेडिकल है वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है दवाइयों की डिस्पेंसिंग के लिए। ठीक है, 19th क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन एम ऑफ फार्माकोविजिलेंस इज, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट का मेन एम क्या होता है? प्रमोट ड्रग्स, ड्रग्स का प्रमोशन करना, डिटेक्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को डिटेक्ट करना,
इंक्रीज सेल्स, सेल्स में बढ़ोतरी करना, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। जहां पे भी फार्माकोविजिलेंस वर्ड आ गया मतलब बात हो रही है एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, ठीक है। तो फार्माकोविजिलेंस का मेन एम होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को डिटेक्ट करना। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। हियर इज योर लास्ट एमसीक्यू 20। द स्टोरेज टेम्परेचर फॉर मोस्ट मेडिसिन इज, ज्यादातर मेडिसिन के लिए स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर यानी कि 15 से 25, या फिर 50 डिग्री सेल्सियस। ज्यादातर पूछा गया। देखो तुम लोगों से वैक्सीन्स नहीं पूछे गए है ना, हार्मोन्स नहीं पूछे गए, पूछा गया है कि ज्यादातर दवाइयां किस टेम्परेचर पे स्टोर करी जाती हैं। तो ज्यादातर दवाई जो रूम टेम्परेचर पे स्टोर करी जाती है। जब आप मेडिकल में जाते हो तो तरह तरह की दवाइयां बाहर पड़े रहते हैं, प्रोटीन पाउडर हो, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।